हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आईएएस। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे 6 क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी के पहले चैप्टर के बारे में। हमारा बेसिक लेवल है ये। कहने का मतलब है मेरा कि अगर हम किसी भी सब्जेक्ट के 6 क्लास से टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें कुछ एसेंशियल चीज़ें पहले समझ लेनी चाहिए इसे स्टार्ट करने से पहले। एक कि ये लेवल 1 है हमारी प्रिपरेशन का। लेवल 1 मतलब हम शुरुआत कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें काफ़ी बेसिक सी लग सकती हैं जो आगे जाके बढ़ेंगी और इम्प्रूव करेंगी। मेरा कहने का मतलब है अगर हम यहाँ बात करें प्लैनेट्स के बारे में तो हो सकता है वो 9 प्लैनेट की बात करें जो अब हमें पता है कि अभी 8 बचे हैं। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स जो आगे चेंज हो सकते हैं थोड़े से, उन पे हमें गौर करना चाहिए कि ये बेसिकली एक कहानी है जिसके हम पहले लेवल पे हैं। अगले क्लासेस में, अगले लेक्चर्स में, अगले वीडियोस में अपने आप इसकी क्वालिटी और इसका जो लेवल है अंडरस्टैंडिंग का वो बढ़ता चला जाएगा। तो इसको शुरू करने के टाइम हमें इतना ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम इसे पढ़ रहे हैं तो हम अपनी बेसिक्स को लेकर क्लियर रहें कि हम बेसिक लेवल पर हैं और इसके ऊपर ही हमारी नॉलेज बेस बढ़ती चली जाएगी। और क्योंकि ये साइंस एंड टेक का चैप्टर है, उससे डील कर रहा है, साइंस रिलेटेड है, तो आगे हमें इससे डबल फायदे हो सकते हैं कि ज्योग्राफी का सेक्शन तो टच करता ही है ये, इसके अलावा साइंस का भी चैप्टर, साइंस का भी एरिया ये कवर करता है जो इसे बहुत इंपॉर्टेंट बनाता है हमारी प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। देखिए ये चैप्टर है अर्थ इन द सोलर सिस्टम के बारे में। तो सोलर सिस्टम मतलब सौर मंडल, जैसे नाम से क्लियर है कि ये हमारे सौर मंडल और पृथ्वी की उसके जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर है। तो अगर हम सोलर सिस्टम की बात करें तो पहले हमें पता होना चाहिए कि सोलर सिस्टम कहते किसे हैं। क्या हमने जो सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में छोड़े क्या वो सोलर सिस्टम का पार्ट कहलाएंगे? इसरो के मिशन क्या हम काउंट करेंगे सोलर सिस्टम में? तो आंसर होगा नहीं। सोलर सिस्टम मतलब होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ हिंदी में सौर मंडल होता है, वो बेसिकली रिलेटेड है एक सिस्टम से जिस सिस्टम में सन जो होता है, सूर्य, वो सेंटर पे होता है और उसके ग्रेविटेशन के कारण, उसके ग्रेविटेशन के बल के कारण जो भी सेलेस्टियल बॉडी एक सेंट्रल सन के कारण उसके चक्र के आसपास घूमती रहती है या उसकी चक्कर लगाती रहती है या एग्जिस्टेंट है सिर्फ इसलिए कि वो सन वहां पर अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, वो सारे ऑब्जेक्ट्स, वो सारी बॉडीज सोलर सिस्टम का पार्ट होती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर हम सौर मंडल को देखें तो हमें काफी क्लियरली पता लगता है कि जो भी हमारा सौर मंडल है, जिसे हम सोलर सिस्टम भी कहते हैं, उसमें सूरज जो है बहुत ही सेंट्रल पोजीशन होल्ड करता है, क्योंकि इसी का ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका गुरुत्वाकर्षण बल सभी प्लैनेट्स को एक लाइन या फिर एक ऑर्बिट देता है जिसके आसपास वो घूमते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि अगर हम अंतरिक्ष को देखें, अंतरिक्ष के बारे में जानने की कोशिश करें कि अंतरिक्ष की संरचना कैसी है, तो एक होती है गैलेक्सी। ठीक है, जैसे हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। गैलेक्सी के अंदर कई सारे सितारे, तारे हैं, कई ग्रह हैं, कई सोलर सिस्टम्स हैं। हर सोलर सिस्टम में एक सन होता है। ठीक है, लेट्स से ये एक गैलेक्सी है। क्योंकि हमें पता नहीं है कि यूनिवर्स कितना बड़ा है, तो हम ऐसा नॉर्मली मानते हैं कि यूनिवर्स की एक साइज है जो बहुत बड़ी है। उस यूनिवर्स में कई गैलेक्सीज हैं। गैलेक्सीज मतलब आकाशगंगाएं। उन आकाशगंगाओं में कई सारे सोलर सिस्टम हैं और उन प्रत्येक सोलर सिस्टम के अंदर कई सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, कई सारे प्लैनेट्स हैं। तो देखिए, जब हम गैलेक्सी की बात करते हैं जो कि आकाशगंगा है, उसके अंदर जो सूर्य होते हैं, कई सारे सूर्य हैं, कई सारे चांद हैं, कई सारे तारे हैं, तो जो भी उनमें सेंट्रल फिगर्स, जो भी सेंट्रल स्टार होता है, वो अपने गुरुत्वाकर्षण बल से अपने आसपास के एरिया में कुछ जो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, यानी कि जो कुछ उल्का पिंड या फिर ग्रह हो गए या तारे हो गए, उन सबको समावेशित करके एक अलग बॉडी बना लेता है। वो बॉडी एक सोलर सिस्टम कहलाती है। मैं रिपीट करूंगा कि जैसे कि हम देखें यूनिवर्स के बारे में, तो यूनिवर्स में एक बहुत बड़ा गैलेक्सीज हैं, कई सारी गैलेक्सीज हैं। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे। उन गैलेक्सीज के अंदर कई सारे तारे हैं, ग्रह हैं। तो उनके अंदर जब कोई सन है कहीं पर, ठीक है, तो वो अपने आसपास, क्योंकि सन का जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो काफी ज्यादा होता है, तो वो अपने आसपास के सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एक सिस्टम में ले आता है जो उसके ग्रेविटेशन फोर्स के कारण उसके आसपास रहते हैं। जैसे ये जितने ग्रह हैं, ये इसीलिए इस ऑर्बिट में घूम रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक सूरज है। अगर ये इसको हटा दें तो कोई भी जो भी ग्रह है वो अपने जिस
ऑर्बिट में घूम रहे हैं वो घूम नहीं पाएंगे, जो हम एस्ट्रॉयड बेल्ट देख रहे हैं वो नहीं हो पाएगी, जो हम कॉमेट्स देखते हैं, मीटेरॉइड्स देखते हैं, जो भी चीज़ें हम देखते हैं उनमें से कुछ एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर सूरज नहीं होगा तो एक सोलर सिस्टम जो पर्टिकुलर हमारा सोलर सिस्टम है वो हमारा सन होल्ड कर रहा है। इसी तरह कई और सन हैं, हर सन के आसपास प्लैनेट्स का सोलर सिस्टम होगा, उनमें अलग अलग नंबर्स ऑफ प्लैनेट्स हो सकते हैं। तो ऐसे कई सोलर सिस्टम मिलके एक गैलेक्सी बनाते हैं और हमारे यूनिवर्स में कई सारी गैलेक्सीज हैं। तो आप इमेजिन करिए कि एक सोलर सिस्टम इतना बड़ा है और इतने सारे सोलर सिस्टम एक गैलेक्सी में हैं और कई गैलेक्सीज यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रही हैं। इसका मतलब है कि अभी तो हम बिल्कुल बेसिक लेवल पर है समझने के कि क्या संबंध है अंतरिक्ष का धरती से, क्या रोल है, क्या ब्रेड्थ है, कितनी लंबाई चौड़ाई है, तो ये कितना फैसिनेटिंग हो सकता है आगे हमारे लिए। तो जो बेसिक है जहां से हम शुरू करेंगे वो है हमारा अंतरिक्ष। अंतरिक्ष में होते हैं कई सारी आकाश गंगाएं, आकाश गंगाओं से नाम से ही साफ है गैलेक्सीज। गैलेक्सीज के अंदर ढेर सारे प्लैनेट्स होते हैं और ढेर सारे सोलर सिस्टम्स होते हैं। सोलर सिस्टम क्यों बनते हैं? क्योंकि एक स्टार, सन जो होता है वो भी एक स्टार है, जो बड़ा स्टार है। हर सन अपने आसपास के प्लैनेट्स को अपनी ग्रेविटेशन फोर्स के आसपास एक ऑर्बिट करवाने लगता है या फिर उसको प्रभावित करने लगता है, उसके इफेक्ट में आ जाता है। तो एक पूरा सेटअप क्रिएट होता है जहां कई सारे ग्रह और जो बाकी ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक सेंट्रल फिगर यानी सन के आसपास चक्कर लगाने लगते हैं। तो वो एक सिस्टम क्रिएट करते हैं जिसे हम कहते हैं सोलर सिस्टम। तो एक अंतरिक्ष, उसके अंदर कई गैलेक्सीज, उन गैलेक्सीज के अंदर कई सोलर सिस्टम्स, सोलर सिस्टम के अंदर कई सारे प्लैनेट्स और उनमें हमारा प्लैनेट जो कि है अर्थ। तो ये तो हो गई थोड़ी हमारी ओवरव्यू वाली कहानी। अब जो टर्म्स मैंने बताए हम इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अब देखिए, जैसे मैंने बताया सोलर सिस्टम है, उसमें सन है जो सेंट्रल बॉडी है जो कंट्रोल कर रही है आसपास के ऑब्जेक्ट्स को, जो भी अंतरिक्ष में ऑब्जेक्ट्स हैं। अब देखिए, जो भी ऑब्जेक्ट अंतरिक्ष में होंगे उसे कहेंगे क्या? कुछ नाम भी होना चाहिए। अब जो भी बॉडी अंतरिक्ष में होती है उसे कहते हैं सेलेस्टियल बॉडी यानी खगोलीय पिंड। सब अब सेलेस्टियल बॉडी क्या होगी? तो नॉर्मल तरीके से कह सकते हैं कि कोई भी बॉडी जो अंतरिक्ष में फ्लोट कर रही है, बॉडी मतलब कोई भी अगर ग्रह है, चाहे वो ग्रह का टुकड़ा ही है, कोई एस्ट्रॉयड है छोटा सा, कुछ भी है, वो सब जो भी हम छोटे छोटे अंतरिक्ष में पार्ट देखते हैं वो भी पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम है, पार्ट ऑफ यूनिवर्स है और वो एक सेलेस्टियल बॉडी है। यानी कि कोई भी नेचुरल बॉडी जो अंतरिक्ष में आप देख सकते हैं वो सारे सेलेस्टियल बॉडीज कहलाते हैं। तो क्या सेलेस्टियल बॉडीज नहीं होंगे? अगर नासा की इनसेट 2A अंतरिक्ष में घूम रही है जिसको हम देख सकते हैं रात को टेलीस्कोप से, तो क्या वो एक सेलेस्टियल बॉडी है? तो जवाब होगा नहीं। जो भी आर्टिफिशियल बॉडीज हैं वो सेलेस्टियल बॉडी नहीं कहलाएंगी। सेलेस्टियल बॉडी कहलाने के लिए किसी भी चीज को नेचुरल होना चाहिए, अंतरिक्ष में वो प्राकृतिक रूप से होना चाहिए। अब सेलेस्टियल बॉडीज में क्या क्या आएगा? जैसे मैंने बोला, कोई भी चीज जो अंतरिक्ष में नेचुरली है वो सेलेस्टियल बॉडी है, चाहे वो प्लैनेट हो, स्टार हो, कॉमेट हो, हर एक चीज। अब जैसे ही मैं सेलेस्टियल बॉडीज की बात करता हूं, जैसे मैंने आपको बताया कि एक गैलेक्सी होती है आकाशगंगा, उसमें कई सारे सोलर सिस्टम्स होते हैं, कई सारे प्लैनेट्स होते हैं। तो उनमें सबसे बड़ी बॉडी आपके हिसाब से कौन सी होगी? ऑब्वियसली जो सबको सबसे ज्यादा इंपैक्ट करे। और हमें भी पता चला कि सोलर सिस्टम क्यों फॉर्म होता है, क्योंकि सूर्य का ग्रेविटेशन फोर्स आसपास की बॉडीज को, सेलेस्टियल बॉडीज को एक सिस्टम में ले आता है जो उसके आसपास ऑर्बिट करने लगते हैं, या उस सूरज की डिस्टेंस की वजह से उनका वातावरण या एटमॉस्फेयर गर्म या ठंडा होता है। अब अगर हमारे सोलर सिस्टम को देखें तो मरकरी में गर्मी ज्यादा है, नेपट्यून में ठंडी ज्यादा है क्योंकि सूरज से डिस्टेंस ज्यादा है, पर सब ऑर्बिट कर रहे हैं सन को। एस्ट्रॉयड बेल्ट को देख लें तो वो भी ऑर्बिट कर रही है सन को। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्या है? सन। और सन क्या है? सन है एक स्टार। स्टार इज अ सन। तो इसका मतलब कोई भी सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाता है उसमें? स्टार, मतलब सितारे या तारे। अब सेलेस्टियल बॉडीज में सबसे बड़ी सेलेस्टियल बॉडी जो हमें पता है वो कौन सी है? स्टार। वो क्या होते हैं? बहुत ही बड़े हैं और बहुत ही गर्म है। अब वैसा क्यों है? क्योंकि वो गैसेस से भरे हुए हैं। अब गैसेस से भरे हुए हैं तो उनमें हमेशा रिएक्शन होता रहता है, कोई ना कोई प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं, केमिकल कंपोजिशन चेंज होते रहते हैं, जिनकी वजह से स्टार्स में हीट क्रिएट होती है। अक्सर न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहता है। अब न्यूक्लियर फ्यूजन को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे आप इतना समझिए कि न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहता है। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है जिसकी वजह से हीलियम के एटम्स टकराते हैं और आपके पास एक ऊर्जा का उत्पन्न होती है, जिस ऊर्जा की वजह से काफी ज्यादा गर्मी और लाइट उत्पन्न होती है। इसलिए हम देखते हैं स्टार्स काफी चमकते रहते हैं। और
कई सोलर सिस्टम तक उनकी रोशनी जाती है। तो जो बॉडीज, सेलेस्टियल बॉडीज खुद की लाइट और हीट इमिटेट करते हैं, बनाते हैं, एमिट करते हैं, वो सेलेस्टियल बॉडीज क्या कहलाएगी? स्टार्स। और स्टार में जो बड़े स्टार होते हैं ऑब्वियसली वो क्या होंगे? सन। तो हमारा सन भी एक स्टार है। अब अगर हम आगे देखें, जब बात आई स्टार की, तो आप रात को अगर देखेंगे अंतरिक्ष की तरफ तो आपको कई सारे स्टार्स दिखाई दे। तो इतने सारे स्टार्स हैं, बहुत दूर हैं धरती से। तो आप मुझे बताइए कि सबसे नजदीक स्टार जो है वो हमारे कौन सा है? अब अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस ही लगाने, वैसे हमें पता ही होता है कि सबसे नजदीक स्टार अर्थ के कौन सा है। ऑब्वियसली जो स्टार सबसे बड़ा हमें दिख रहा है, कौन सा हमारा स्टार सबसे बड़ा दिख रहा है? वो सन है। यानी हमारे सोलर सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट स्टार जो हमारे सबसे पास है वो है सन। उसके अलावा भी रात को आप देखेंगे तो कई सारे आपको तारे दिखाई देंगे। जो तारे आपको पूरे अंतरिक्ष में दिखाई देंगे, अगर आप गौर से देखें तो कई अंतरिक्ष में तारों का एक पैटर्न सा बन जाता है। कहीं 7 सोलर तारे एक साथ हैं, कहीं 10 एक साथ हैं, कहीं 5 एक साथ हैं। तो एक पैटर्न सा दिखता है। उस पैटर्न का अभी तक साइंटिफिकली कोई कारण नहीं है कि भाई उसकी वजह से कुछ होता हो कि 10 पैटर्न है यहाँ चांद तारों का तो वो कुछ प्रभाव डालते हो हमारे जीवन पर। ऐसा कुछ अभी तक है नहीं साइंटिफिकली प्रूवन। पर हमारी जो माइथोलॉजीज हैं, हमारी जो हिस्ट्रीज हैं, जब लोगों को अंतरिक्ष के बारे में ज़्यादा पता नहीं था तो वो अंतरिक्ष की तरफ देख के कहते थे कि भाई ये तारे एक साथ ऐसा कुछ बना रहे हैं, कोई हल का शेप बना रहा है, कोई एक जानवर का शेप बना रहा है, कोई एक बिच्छू का शेप बना रहा है। तो उन्होंने उसको तरह तरह के उसके नाम दे दिए और उन नामों के हिसाब से उन्होंने अपनी एक स्टडी जनरेट कर ली। ठीक है, तो हम देखते हैं जैसे उर्सा मेजर या बिग बेयर या सप्तऋषि, ऐसे कई सारे कॉन्स्टलेशंस हैं। कॉन्स्टलेशन मतलब तारामंडल। तारामंडल नाम से क्लियर है, ग्रुप ऑफ स्टार्स। ऐसे तो वैसे लगभग 27-28 कॉन्स्टलेशंस हैं, काफ़ी फेमस। पर हमें उसके बारे में जानना जरूरी नहीं, बस आपको इतना पता होना चाहिए कॉन्स्टलेशंस हैं क्या। कॉन्स्टलेशन में ऑब्वियसली एक कॉन्स्टलेशन जो बहुत ज़्यादा फेमस है वो है सप्तऋषि, यानी कि उर्सा मेजर, जो कि 7 तारों का एक समूह है। जिस समूह में आपको 7 तारे दिखते हैं, उन 7 तारों की मदद से आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि कहां पर है पोल स्टार। पोल स्टार बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, पोल स्टार कॉन्स्टलेशन नहीं है, जैसे आपको पता है पोल स्टार एक स्टार है। तो कॉन्स्टलेशन जो तारामंडल होता है उसमें कई तारों का समूह होता है। तो सप्तऋषि जो एक फेमस कॉन्स्टलेशन है हमारी माइथोलॉजी में, बाकी अलग अलग माइथोलॉजीज में हर कॉन्स्टलेशन का एक अलग नाम है, उसका एक अलग हिस्ट्री है, उसके पीछे अलग विश्वास है लोगों के। लेकिन हमारी माइथोलॉजी में से सप्तऋषि काफ़ी फेमस है। और सप्तऋषि का इस्तेमाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उसकी सहायता से लोग पोल स्टार का पता लगाते थे। अब पोल स्टार क्या आता है उसके बारे में देखते हैं। पोल स्टार यानी कि ध्रुव तारा। पोल स्टार जिसे नाम से ही पता है, पोल स्टार क्या बताएगा? पोल का दिशा, मतलब वो हमेशा पोल के दिखाता है। अब देखिए, आप अगर धरती को ऐसे ड्रॉ करें, ठीक है, यहां नॉर्थ पोल है, यहां साउथ पोल है, तो जो आपका ध्रुव तारा है, ठीक है, नॉर्दर्न पोल स्टार, वो हमेशा उत्तर दिशा को दिखाएगा। तो पहले के ज़माने में जब शिप से लोग समुद्र से आते थे या लोगों को रास्ता का उतना ज्ञान नहीं होता था, कोई मैप नहीं होते थे, कार्टोग्राफी नहीं आई थी, तो लोग उस तारे को देखते थे, पोल स्टार को, और सोचते अच्छा इधर नॉर्थ है तो हमें इस तरफ जाना है, ये तारा यहाँ चमक रहा है। तो वो जो लोकेशन है उसकी वो इंडिकेट करती थी नॉर्थ डायरेक्शन, जिसे हम पोल स्टार कहते हैं, मतलब वो नॉर्दर्न पोल में था। तो उसकी डायरेक्शन देखने के लिए सप्तऋषि बहुत मदद करते थे। अब जैसे उर्सा मेजर कहीं फॉर्म कर रहा है तो उसके ठीक सीधे, जैसे आप यहाँ इस फिगर में देख सकते हैं, उर्सा मेजर के ठीक सीधे यहाँ उर्सा माइनर बनेगा और यहाँ इसके ठीक परपेंडिकुलर में आप देख सकते हैं यहाँ पोलर स्टार बनता है, यानी पोल स्टार बनता है। पोल स्टार क्यों महत्वपूर्ण है? वो हमेशा आपको नॉर्थ दिखाता था, जिससे बहुत मदद मिलती थी लोगों को ट्रेवल करने में। तो पोल स्टार क्या है? एक तारा है जो कि नॉर्दर्न पोल स्टार दिखाता है, जो कि नॉर्दर्न पोल दिखाता है, यानी कि उत्तरी पोल दिखाता है, या उत्तरी तारा भी कह सकते हैं, जिसे हमारी माइथोलॉजी में ध्रुव तारा कहा जाता है। नाम इसका ध्रुव तारा है और इसके पीछे भी एक मिथ है, एक कहानी है इसके पीछे। तो अभी हम कहानी में नहीं जाएंगे, पर मुझे उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा कि पोल स्टार क्या है। वो स्टार जो पोल की दिशा दिखाता है, नॉर्थ पोल की, स्पेसिफिकली ध्रुव तारा। उसको देखने के लिए आप अगर उर्सा मेजर यानी सप्तऋषि जो है उनको देखें तो उनके आपको ठीक सामने उल्टी दिशा में आपको दिखेगा ध्रुव तारा। तो इसलिए आप देख सकते हैं कहानी बनती जाती है, पैटर्न से लोग समझने की कोशिश करते हैं अलग अलग कहानियां। और सोलर सिस्टम और तारों का पैटर्न ये हमने समझा अभी तक। अब हमने स्टार समझे, स्टार्स का पैटर्न समझा,
अब आते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की तरफ। अब जब स्टार्स और स्टार्स के पैटर्न्स की बात आई तब हमें पता चला सन हमारा एक स्टार है बहुत बड़ा। स्टार के आसपास क्या है? प्लैनेट्स। हम किस पर है? धरती पे। धरती क्या है? एक प्लैनेट। तो प्लैनेट किसे कहेंगे? मतलब प्लैनेट की बेसिक डेफिनेशन क्या है? तो कोई भी सेलेस्टियल बॉडी जिसकी खुद की लाइट या हीट इमिट नहीं होता उससे, ठीक है, जो बाहर की किसी बॉडी से ऑब्वियसली स्टार्स या सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, उसे आप प्लैनेट कह सकते हैं। लेकिन प्लैनेट की बेसिक डेफिनेशन जो है वो ये कही जाती है कि वो नॉर्मली जो साइंटिफिक प्लैनेट की डेफिनेशन है जो आपको आगे और क्लियरली मिलेगी, उनमें होता है कि आपका जो सूरज के आसपास का ऑर्बिट है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है, आपकी शेप एक होनी चाहिए, जो शेप होगी वो शेप एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम बनाना चाहिए, मतलब आम भाषा में कहें तो वो राउंड होना चाहिए प्लैनेट का शेप। दूसरा, ऑर्बिट करना चाहिए एक स्टार को, हमारे केस में सन को ऑर्बिट करेगा। और तीसरा क्या इंपॉर्टेंट चीज थी, जिसका ऑर्बिट क्लियर हो, मतलब उसके जैसे सन है उसके आसपास कोई ग्रह चक्कर लगा रहा है तो वो ऑर्बिट क्लियर हो, ऐसा ना हो कि कहीं एक और ऑर्बिट वो लगा रहा हो कुछ और हो, या कुछ उसके ऑर्बिट के बीच में आए जो उसका ऑर्बिट बदल दे। तो प्लैनेट्स के लिए 3 क्वालिफिकेशंस हैं, 3 चीज़ें चाहिए होती हैं जो आप आगे और डीप डेप्थ में पढ़ेंगे, पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए प्लैनेट्स वो सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो चक्कर लगाती हैं किसी स्टार का, जिनकी शेप राउंड होती है और जो अपने ऑर्बिट को क्लियर रख पाती हैं, ठीक है। तो ये हो गई प्लैनेट की कहानी। प्लैनेट क्या है? सेलेस्टियल बॉडी है। हम क्या धरती पर है? धरती क्या है? वो भी एक प्लैनेट है, ऑब्वियस सी बात है। तो आई होप आपको क्लियरिटी थोड़ी आ गई होगी प्लैनेट क्या है, स्टार क्या है। अब अगर हम आते हैं, जब हमने प्लैनेट के बारे में पढ़ा, स्टार के बारे में पढ़ा, तो अब हम आते हैं सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, हमारा सोलर सिस्टम जिसमें सन है, उसके 8 प्लैनेट्स हैं और उनकी सैटेलाइट्स हैं। उसके अलावा जो मीटेरॉइड्स हैं, जो कॉमेट्स हैं, जो एस्ट्रॉइड्स हैं, जो भी बॉडी सूरज के आसपास उसके ग्रेविटेशन की वजह से एक सर्कल में या एक ऑर्बिट में या एक सिस्टम में फॉर्म हो रही है, उसको आप कहेंगे सोलर सिस्टम, जो कि बिना सूरज के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो ये रेलेवेंट हो जाता है बहुत कुछ हमारे लिए। इसको आप कई तरीके से देख सकते हैं कि अगर, जैसे मैंने आपको बताया कि प्लूटो पहले एक प्लैनेट था, 9वां प्लैनेट, जो अब प्लैनेट नहीं रहा। वो क्यों नहीं रहा? एक तो उसकी शेप, उसका ऑर्बिट, ये सब डिटरमाइन नहीं कर पाया था कि प्लूटो एक प्लैनेट रहेगा नहीं, उसे ड्वार्फ प्लैनेट बना दिया, मतलब एक बौना ग्रह। अब ड्वार्फ प्लैनेट क्या होते हैं हम आगे पढ़ेंगे, पर आमतौर पे नॉर्मल आपको पता ही होगा, हमारे जो सौर मंडल में 8 प्लैनेट हैं, हर प्लैनेट का अपना खुद के कई उपग्रह हैं। प्लैनेट्स में जो भी प्लैनेट है सोलर सिस्टम में, वो किसकी परिक्रमा करेंगे? तो सूरज की। हर एक प्लैनेट का जो उपग्रह होगा वो किसकी परिक्रमा करेगा? वो उस पर्टिकुलर प्लैनेट की परिक्रमा करेगा, उसके ऑर्बिट में घूमेगा। तो एक ही प्लैनेट के कई सारे सैटेलाइट्स हो सकते हैं। अर्थ का एक है, तो हमारा मून है, कई ज़्यादा भी हैं। तो ये होगी बेसिक बातें सोलर सिस्टम के बारे में। अब सोलर सिस्टम का सेंट्रल फिगर क्या है? सेंट्रल फिगर है सन। सन के हिसाब से तो हमारा पूरा सिस्टम घूम रहा है। अब सन गर्म क्यों है? क्योंकि वो भी एक स्टार है। जैसा हमने पहले पढ़ा, स्टार में हीट और एनर्जी आती है जो पूरे सोलर सिस्टम को प्रोवाइड करता है सन। अब ये क्यों आ रही है? क्योंकि इसके अंदर गैसेज हैं जो रिएक्ट कर रही हैं, उसकी वजह से बहुत सारा गैस और गर्मी और ऊष्मा उत्पन्न हो रही है जो बाकी प्लैनेट्स के सिस्टम, सेटअप्स, टेम्परेचर सबको इम्पैक्ट करती हैं। ये हो गया सन। अब हमने क्लैरिटी कर लिया कि सन सोलर सिस्टम को डिटरमाइन करेगा। सोलर सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है, सौर मंडल के अंदर क्या क्या आएगा, प्लैनेट्स या जो भी चीज़ उसके ग्रेविटेशन फोर्स के अंदर एक सिस्टम फॉर्म कर रही है, वो सब एक सोलर सिस्टम कहलाएगा। अब अगर हम प्लैनेट्स की बात करें तो जैसे हमें पता है हमारे ग्रह में कितने, हमारे सौर मंडल में कितने प्लैनेट हैं, तो हमारे सौर मंडल में 8 प्लैनेट्स हैं। पर प्लैनेट्स के अलावा और भी कई सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो हमारे सोलर सिस्टम में हैं। अब थोड़ा उनके ऊपर भी गौर करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि एक सन है जो हम यहाँ देख पा रहे हैं, उसके गुरुत्वाकर्षण बल यानी उसके ग्रेविटेशन की वजह से कई सारे प्लैनेट्स उसकी परिक्रमा कर रहे हैं, चाहे वो मार्स हो, मरकरी हो, वीनस हो या नेपच्यून हो। तो अगर आप इसको सिस्टमैटिकली देखें, सबसे पहले कौन सा ग्रह आता है? मरकरी, उसके बाद वीनस, फिर आता है अर्थ जो कि तीसरा सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है, फिर आता है मार्स, फिर आती है एस्ट्रॉइड बेल्ट जो इस फिगर में देख सकते हैं। अब एस्ट्रॉइड बेल्ट क्या है? एस्ट्रॉइड बेल्ट मतलब कहा जाता है कि या तो किसी प्लैनेट या तो किसी सैटेलाइट के कई टुकड़े हुए अवशेष हैं वो घूम रहे हैं, या कोई आउटर सेलेस्टियल बॉडी है जो फॉर्मेशन के टाइम में बिखर गई, वो चक्कर काट रही है। लेकिन आप देखें तो ये जो बेल्ट है ये भी सूर्य के आसपास एक परिक्रमा करती रहती है, ये भी रोटेट करती रहती है। तो ये भी क्या बनाता है? एक सिस्टम का हिस्सा है हमारा।
अब एस्ट्रॉयड बेल्ट में जो एस्ट्रॉयड है वो एस्ट्रॉयड किसके बने होते हैं? छोटे से, जिन्हें कह सकते हैं कि आप छोटे प्लैनेट्स भी कह सकते हैं, आप बहुत ही छोटे होते हैं, 1 किलोमीटर से कई किलोमीटर तक का इनका डायमीटर हो सकता है। तो ये हो गया एस्ट्रॉयड। ऑब्वियसली जैसे प्लैनेट्स किसी चीज से बने होते हैं, यानी जिनमें मेटल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उसी प्रकार से एस्ट्रॉयड्स भी होते हैं। फिर आप देख रहे हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनियस, नेपट्यून, ये सारे होते हैं। पर उसके अलावा आप देखेंगे कॉमेट्स होते हैं। कॉमेट्स क्या होते हैं? कॉमेट्स बेसिकली, कॉमेट्स में डस्ट और आइस होती है, या मीटेरॉइड्स होते हैं जहां थोड़े बहुत मेटल्स होते हैं। अब इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। पर आप देख रहे हैं कि जो सोलर सिस्टम है उसमें सिर्फ प्लैनेट्स नहीं होते हैं, कोई भी सेलेस्टियल बॉडी अगर एग्जिस्ट कर रही है वो सब सोलर सिस्टम का पार्ट होगी। तो अब जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि एक कुपियर बेल्ट है जो कि नेपट्यून के बाहर है, प्लूटो है जो कि ड्वार्फ प्लैनेट है। अब ड्वार्फ प्लैनेट क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि प्लैनेट्स की 3 बेसिक वजह बताई गई हैं कोई प्लैनेट होता है। जब उनकी पूर्ति प्लूटो नहीं कर पाया तो उसे ड्वार्फ प्लैनेट की श्रेणी में डाल दिया गया। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम एक सन से डिस्टेंस वाइज कौन सा प्लैनेट किस जगह पे है वो याद रखें। तो उसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो अगर आप इस एक सेंटेंस को देखें तो पहले वर्ड से आपको क्लियर होता है माई मतलब मरकरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मदर, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस एंड एन से नेपच्यून। तो ये आपके 8 ग्रह सिस्टमेटिकली एक सेंटेंस के अंदर समा गई। ये याद कर लीजिए तो आपको काफी क्लियरली, काफी सिंपल है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स में आपको सारे प्लैनेट सिस्टमेटिकली आ जाएंगे। अब आप याद रखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपको ये पता होना कि एस्ट्रॉयड बेल्ट किसके किसके बीच आती है। तो एस्ट्रॉयड बेल्ट आएगी मार्स और जुपिटर के बीच में। तो ये चीज़ें ऐसे हैं कि आपको अभी हम और डेप्थ में देखेंगे, पर मैं समझ सकता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा कि प्लैनेट्स क्या हैं, सन्स क्या हैं, क्यों रोटेट कर रहे हैं। अब जो बाकी चीज़ें बच गई, एस्ट्रॉयड बेल्ट या एस्ट्रॉयड्स क्या हैं, कॉमेट्स क्या हैं, अभी हम वो डिस्कस करेंगे। अब कॉमेट्स या एस्ट्रॉयड के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा ऑर्बिट्स के बारे में जान लेते हैं। ऑर्बिट क्या होते हैं? मतलब जैसे हमने अभी जाना कि सूर्य के आसपास सभी ग्रह परिक्रमाएं करते हैं, मतलब चक्कर लगाते हैं। सबका एक ऑर्बिट होता है। ऑर्बिट क्या होगा? वो पाथ जिस पर वो चक्कर काटेंगे। अब हर प्लेनेट का अलग अलग पाथ होता है। अब अगर एक जगह आप कहीं जा रहे हैं, अगर आप एक पार्क में जा रहे हैं तो आप जो रास्ता लेंगे, अगर आप सीधा जाएंगे, डायगोनली जाएंगे ऐसे, तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो। अगर आप घूम के जाएंगे तो वो रास्ता लंबा पड़ेगा। तो इसी प्रकार से जो प्लेनेट का जो भी पाथ होगा वो पाथ डिफरेंट है और उस पाथ की वजह से डिस्टेंस अलग अलग होता है, समय ज़्यादा लगता है या कम लगता है। तो जो पाथ कोई भी प्लेनेट लेता है सूर्य के आसपास चक्कर काटने के लिए, उसे हम कहते हैं उसका ऑर्बिट। तो अब आप ऑर्बिट्स अगर देखें तो यहाँ क्लियरली देख रहे हैं कि सबसे लंबा ऑर्बिट किसका है, तो प्लूटो का है। आप देखेंगे यूरेनस का ऑर्बिट भी काफ़ी लंबा चौड़ा है, नेपट्यून का भी लंबा चौड़ा है काफ़ी। तो आप देख सकते हैं कि जो प्लैनेट्स के आसपास जो चक्कर काटने की कक्षाएं हैं उन्हें हम ऑर्बिट कहते हैं। मरकरी जो सबसे नियरेस्ट है उसको चक्कर काटने में केवल 88 दिन लगते हैं, और वीनस जो कि अर्थ के बिल्कुल नियरेस्ट प्लैनेट है, जिसे साइज और शेप के हिसाब से अर्थ का जुड़वा, अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है। क्यों कहेंगे भाई? क्योंकि एक तो वो हमारे साइज में बराबर है ऑलमोस्ट, और एक शेप भी उसका अर्थ से मिलता जुलता है। तो ये हो गए हमारे बेसिक प्लैनेट्स, उनका ऑर्बिट्स जो हमने पढ़ा। अब बात करते हैं जो प्लैनेट्स पढ़े ही, तो ड्वार्फ प्लैनेट्स क्या होते हैं। अब जैसे मैंने बताया आपको कि प्लूटो पहले प्लैनेट था और अब नहीं है। तो जो ग्रह के 3 जो मापदंड है उनको जो पूरा नहीं करता वो ग्रह ड्वार्फ प्लैनेट बन जाता है। अब वो 3 मापदंड कौन कौन से जो मैंने आपको बताए थे, याद करने की कोशिश करिए। तो IAU ने, मतलब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने जो डिसीजन लिया था, और बाकी सेलेस्टियल बॉडीज जैसे सिरिस हुआ या फिर UB313, ये सारे ड्वार्फ प्लैनेट्स थे, मतलब बौने ग्रह। पूरे ग्रह नहीं है, बौने ग्रह, साइज में छोटे हैं, तीनों क्वालिफिकेशन को पूरा नहीं करते। अब अगर हम कहें कि सेरेस क्या है, सेरेस के ऊपर हाल में एक एस्ट्रोनॉमिकल मिशन गया था। आपको मुझे बताना है, ये आपका होमवर्क है कि किस देश ने वो मिशन भेजा था सेरेस के ऊपर, और सेरेस के ऊपर जो मिशन गया था उसका नाम क्या है। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी न्यूज़ में रहा था ये, तो ये आपका होमवर्क रहा। तो अब ड्वार्फ प्लैनेट्स क्या है? जो ग्रह तीनों रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाते वो ड्वार्फ ग्रह कहलाएंगे, यानी कि बौने ग्रह। तो हमारे अभी सोलर सिस्टम में कितने ग्रह बच रहे हैं? 8। अगर हम देखें जो सबसे महत्वपूर्ण प्लैनेट है, ऑब्वियसली वो है जिसमें हम हैं, यानी कि अर्थ। अब अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ, जैसे आपको पता है, जो आपको न्यूमोनिक बताया था, उसमें अर्थ कितने नंबर पे आता है? माई वेरी एफिशिएंट, मतलब तीसरा।
थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन का, और ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। पोल्स पे थोड़ा चपटा है, इसकी वजह से इसकी शेप जो है वो काफ़ी यूनिक सी बन जाती है, जिसे खुद ही जियोइड कहते हैं। मतलब जियो मतलब अर्थ होता है, तो जियोइड मतलब अर्थ लाइक स्ट्रक्चर। अर्थ राउंड है, मतलब राउंड तो है पर बिल्कुल गोल नहीं है, हल्का सा ऑरेंज की तरह ऊपर आगे चिपटा सा है, जो उसको एक अलग शेप देता है, जिसे हम कहते हैं जियोइड शेप। अब क्या खास बात है अर्थ की? तो अर्थ की सबसे खास बात की अर्थ का रंग क्या है? नीला है, जिसका मतलब ऑब्वियसली यहाँ वाटर है। वाटर जहाँ भी मिलता है तो उसके साथ साथ वहाँ पे लाइफ सपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि पानी बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट रखता है कई जीवों के लिए, मोस्टली सभी जीवों के लिए आमतौर पर। तो वाटर वो बेसिक नेसेसिटी है जो अर्थ में भारी मात्रा में उपलब्ध है, जो अर्थ को काफ़ी हैबिटेबल बनाती है। इसके अलावा अर्थ में क्या खास बात है? यहाँ पर एक एटमॉस्फेयर है, यानी हवाओं का जो एक जो एनवेलप है, हमारे आसपास जो हवाओं का दबाव है, या जो प्रेशर पॉइंट है, या जो वातावरण जैसा मूव करता है, मौसम का बदलाव होता है, वो क्यों है? क्योंकि हम बिल्कुल सही लोकेशन पर हैं। हम सन से इतना पास हैं कि उसका ग्रेविटेशन फोर्स कई चीज़ों को बाहर नहीं निकलने दे रहा, कई चीज़ों को अंदर नहीं जाने दे रहा, और हमारी लोकेशन ऐसी है कि हमें गर्मी भी मिल रही है। अगर हम बहुत दूर होते तो हम बहुत ठंडे होते, बहुत पास होते तो बहुत गर्म होते। तो ये एक स्वीट स्पॉट है अर्थ का, जो इसको जीने लायक बनाता है, हैबिटेबल बनाता है। तो क्यों? क्योंकि इसमें वाटर है, एयर है, इसकी लोकेशन ऐसी है, यहाँ पे गैसेज हैं, ऑक्सीजन जैसी, जो लाइफ को सपोर्ट देती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जैसा हमें पता है कि बाहर से अर्थ ब्लू दिखता है, यानी ब्लू प्लैनेट कहते हैं, जो कि पानी की वजह से है। तो पानी सबसे पहले वो बेसिक चीज़ है जिसने अर्थ को हैबिटेबल बनाया हुआ। तो ये तो हमारा हो गया प्लैनेट अर्थ। अब अर्थ के अगर शेप को देखें, इसके ऑर्बिट को देखें, और क्लियरेंस जो इसके ऑर्बिट का है, कोई चीज़ इसके आसपास ऑर्बिट में नहीं आती जब ये सन के चक्कर काटता है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि तीनों जो मापदंड है, तीनों पूरे कर रहा है अर्थ, इसलिए इसे प्लैनेट कहा गया है। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब आगे देखते हैं, जो अर्थ का एक उपग्रह है, यानी कि अर्थ का मून, जिसे मून भी कहते हैं, ऑब्वियसली चंद्रमा आप सब जानते हैं। अब मुझे बताइए कि सैटेलाइट होता क्या है? सैटेलाइट मतलब जो किसी भी बेसिक ऑब्जेक्ट का एक चक्कर काटे। मून अर्थ का ऑर्बिट करता है, कई सारे सैटेलाइट्स छोड़े गए हैं अर्थ से जो अर्थ का ऑर्बिट करते हैं। वो आर्टिफिशियल है, वो सेलेस्टियल बॉडी नहीं कहलाएंगे। तो मून जो है वो एक बहुत बड़ी बॉडी है। अब फिजिक्स का बेसिक नियम है, कोई भी बॉडी हो वो गुरुत्वाकर्षण बल रखती है, थोड़ा बहुत ग्रेविटेशन रखती है, चाहे आप हो या मैं हूँ। पर हमारी साइज इतनी छोटी है कि हमारा ग्रेविटेशन बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ता उससे कुछ। तो मून जो है काफ़ी बड़ा, ऑब्वियसली अर्थ या सन के सामने तो बहुत ही छोटा है, पर फिर भी काफ़ी वेट और स्पेस रखता है, स्पेस एंड वेट होल्ड करता है, जिसकी वजह से इसके अंदर भी गुरुत्वाकर्षण बल है। अब इसका जो डायमीटर है, साइज, वो अर्थ से छोटा है, तो वो ऑब्वियसली इसका ग्रेविटेशन फोर्स भी अर्थ से कम होगा। और इसकी दूरी कितनी है हमसे? लगभग 3 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस है हमसे। अब मुझे बताइए आप कि कितने दिनों में अर्थ का चक्कर ये लगाएगा? ये अभी अर्थ का चक्कर लगाएगा, बताइए, 27 दिनों में। 27 दिनों में जैसे जैसे अर्थ का चक्कर चांद लगाता है, उस हिसाब से इसकी शेप एंड साइजेस चेंज होती रहती हैं। इसके सरफेस के बारे में देखें तो वहाँ भी कई सारे गड्ढे हैं। तो जो सरफेस है वो भी हैबिटेबल नहीं है। अब चंद्रयान ने जैसे बताया कि कुछ पानी के अवशेष मिलते हैं वहाँ, पर वह हैबिटेबल जोन तो नहीं है, क्योंकि बाकी जो चीज़ें चाहिए जीने के लिए, एटमॉस्फेयर या गैसेस, वो अभी तक नहीं है वहाँ। तो यही यूनिक चीज़ें हैं जो अर्थ को स्पेशल बनाती हैं। तो एक बार रिवाइज करें, मून क्या है? अर्थ का सैटेलाइट है, 1 क्वार्टर साइज का है, 27 दिन लगते रिवॉल्व करने में। तो ये हो गई बेसिक अंडरस्टैंडिंग मून के बारे में। अब आते हैं कि जब हम सैटेलाइट्स की बात करते हैं तो सैटेलाइट्स क्या हैं? तो सैटेलाइट्स परिक्रमा करती हैं किसी भी सेलेस्टियल बॉडी का। जैसे सेलेस्टियल बॉडीज, जैसे प्लैनेट, वो किसका करती हैं? ऑब्वियसली सन का करती हैं। तो उसमें मैन मेड सैटेलाइट्स हैं और नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। तो मैन मेड सैटेलाइट्स जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती हैं, जिनके कुछ बहुत सारे नाम हैं, Z2, A2B, अब तो कई सारे सैटेलाइट्स एक साथ कई देश छोड़ रहे हैं। अब बात करें जैसे मार्स की, तो मार्स की 2 सैटेलाइट्स हैं, फोबोस और डीमोस। जुपिटर की बात करें तो 6 हैं। तो इस तरह कई प्लैनेट्स के कई हैं, यहाँ तक कि बताइए 12 किसके हैं? नेपट्यून के। तो हर प्लैनेट के अलग अलग
सैटेलाइट का नंबर है, किसी में कम है किसी में ज़्यादा है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि काफ़ी डिफ्रेंशिएट करता है प्लैनेट का साइज, उसके सैटेलाइट्स। तो ये तो हो गई सैटेलाइट की बात है, ज़रा डिटेल हमें इसमें पता करना नहीं यहाँ पे, अभी हम डिटेल आगे पढ़ेंगे, कवर करेंगे, पर बेसिक शुरुआती स्तर पे इतना क्लियर कर लिया कि सैटेलाइट क्या है, ह्यूमनॉइड सैटेलाइट क्या है, नेचुरल सैटेलाइट क्या है। अब बात आती है एस्ट्रॉइड्स की। एस्ट्रॉइड की बेल्ट हमने देखी थी। आप मुझे बताइए एस्ट्रॉइड की बेल्ट किन किन ग्रहों के बीच में थी, मैंने मेंशन किया था। वो सारे एस्ट्रॉइड, जो एस्ट्रॉइड मतलब है क्या एस्ट्रॉइड, अब एस्ट्रॉइड जिसे ग्रहिका भी कहते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये भी चक्कर काटते हैं सूरज के आसपास का। इनके साइजेस और शेप्स काफ़ी छोटे से लेकर काफ़ी बड़े बड़े तक होते हैं। तो किस चीज़ के होते हैं फॉर्मेशंस, अक्सर ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि किसी प्लैनेट या किसी प्लैनेट के सैटेलाइट के टुकड़े हैं जो सन का चक्कर काटने लग गए, या फिर कोई प्लैनेट था जो टूट गया और वो प्लैनेट काट रहा है। तो कई सारे स्मॉल स्मॉल बॉडीज हैं जो सन का चक्कर काटते हैं, वो होते हैं एस्ट्रॉइड, जिन्हें क्षुद्र ग्रह भी कहते हैं, मतलब छोटे छोटे ग्रह। ये हो गई और एस्ट्रॉइड की बात। अब एस्ट्रॉइड्स हैं, एस्ट्रॉइड्स के अलावा एक और ऐसा ही कुछ ऑब्जेक्ट्स है जो घूमते रहते हैं, जो कि है मीटेरॉइड्स। मीटेरॉइड्स क्या होते हैं, मीटेरॉइड्स छोटे छोटे रॉक के टुकड़े हैं जो सन का चक्कर काटते हैं, वो मीटेरॉइड्स हैं। अब मीटेरॉइड्स का डिफरेंस ये है कि मीटेरॉइड एक कक्षा में, यानी एक ऑर्बिट में, जैसे हम एस्ट्रॉइड को देखते हैं वैसे मूव नहीं कर रहे। तो ये मीटेरॉइड क्या होते हैं कि जंप करते रहते हैं, कभी अर्थ के पास आ जाएंगे, कभी कहीं और चले जाएंगे। तो ये जंपिंग टाइप्स करते रहते हैं, तो इन्हें हम एस्ट्रॉइड नहीं कह सकते। अब ये किस चीज़ से बने होते हैं, ये भी रॉक से बने होते हैं, मेटल होता है इनमें। तो जब ये अंतरिक्ष से किसी धरती या किसी ग्रह के एटमॉस्फेयर या कहीं प्रवेश करते हैं तो वो जल जाते हैं और भस्म हो जाते हैं। उसी प्रकार से कॉमेट भी होते हैं। अब देखो, कॉमेट और मीटेरॉइड में एक फ़र्क है। कॉमेट्स क्या होते हैं, कॉमेट्स आइस और डस्ट होते हैं बस, ठीक है। और जो मीटेरॉइड है ये रॉक होता है, मेटल्स होते हैं, मतलब पत्थर, पहाड़ के टुकड़े या फिर किसी मिट्टी मेटल के टुकड़े हो सकते हैं। जबकि जो कॉमेट है वो सिर्फ आइस एंड रॉक एंड डस्ट है। तो इसलिए मीटेरॉइड जब जलता है तो जलता है, और कई टुकड़े इससे मिलते हैं जो कि मीटेरॉइड्स के इंपॉर्टेंट होंगे। मुझे बताइए, एक तो हमें बताते हैं कि आउटर अंतरिक्ष कैसा है, जहाँ कई एस्ट्रॉइड्स बहुत दूर से आते हैं, मीटेरॉइड्स जहाँ तक कभी रिसर्च नहीं किया गया होता, तो काफ़ी डिटेल में बताया चलता है हमें कई चीज़ों के बारे में। तो ये हो गया मीटेरॉइड। अब एक बात आती है कि एक एस्ट्रॉइड, अब देखिए आपको क्लियर होना चाहिए कि एस्ट्रॉइड क्या है, मीटेरॉइड क्या है और कॉमेट क्या है। कॉमेट को शूटिंग स्टार भी कहते हैं, ठीक है। तीनों की साइज में सबसे बड़ा साइज किसका होगा बताइए, एस्ट्रॉइड का होगा आमतौर पे, फिर मीटेरॉइड्स और फिर कॉमेट। अब बात आती है उस चीज़ की जो हमने सबसे पहले डिस्कस करी थी, जो कि है गैलेक्सी यानी आकाशगंगा। गैलेक्सी क्या है, जिसमें कई सारे तारे, सितारे, क्लाउड, डस्ट, गैस सब कुछ है। इसमें टोटल चीज़ें समाहित हैं यूनिवर्स की, वो गैलेक्सीज के अंदर है। और कई सारी ऐसी गैलेक्सीज हैं, कई आकाशगंगाएं हैं। गैलेक्सी देख रहे हैं, इसके अंदर कई सारी गैलेक्सीज हैं। यहाँ कहीं हमारा सोलर सिस्टम है, उस सोलर सिस्टम में कहीं हमारा ग्रह है अर्थ, उसमें कहीं हम बैठे हैं। तो ये हमें दिखाता है कि हम कितने छोटे लेवल पे हैं। तो सोलर सिस्टम हमारा जो है वो किसके अंदर है, मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर है। तो हमारी आकाशगंगा जिसके हम पार्ट हैं वो सोलर सिस्टम का हिस्सा है, सोलर सिस्टम उस आकाशगंगा का हिस्सा है, उस आकाशगंगा के अंदर सोलर सिस्टम के अंदर हमारा ग्रह और उसके अंदर हम। तो ये है बेसिक कहानी हमारी गैलेक्सी की। अब एक बार रिवाइंड करते हैं कि हमने क्या क्या कवर करा है आज। हमने कवर किया कि पहले यूनिवर्स आता है जिसमें कई सारे गैलेक्सीज हैं। गैलेक्सीज क्या होती हैं, गैलेक्सीज के अंदर कई सारे स्टार्स होंगे। उन स्टार्स के आसपास क्या होगा, सोलर सिस्टम होगा। उन सोलर सिस्टम के अंदर क्या होगा, प्लैनेट्स होंगे। प्लैनेट्स के अलावा क्या होगा, प्लैनेट्स के चक्कर काटते सैटेलाइट्स होंगे। सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स के अलावा कॉमेट्स होंगे, एस्ट्रॉइड्स होंगे, या कई सारी सेलेस्टियल बॉडीज होंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको आई होप क्लियर हो क्या क्या था। तो ये जो था, ये था हमारा पहला लेक्चर आज का, पहला टॉपिक, पहला चैप्टर एनसीईआरटी का। तो पहला चैप्टर इस तरह हमारा समाप्त होता है यहाँ से। आई होप क्लैरिटी आ गई होगी आपके अंदर। अब आगे आगे धीरे धीरे हम इसको और इन डेप्थ कवर करेंगे चीज़ों को। सो ये बेसिक था, आई होप आपको अच्छा लगा हो। चलो, थैंक यू वेरी मच।